आज ये समांतर श्रेणी का ये छठा क्लास है। इसमें हम लोग कल देखे थे 14 नंबर तक, आज हम लोग 15 नंबर देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, ठीक है, कहता है निर्माण कार्य यानी जो कुछ निर्माण होता है, यानी घर वगैरह या और भी कुछ, ठीक, कहता है उसमें ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य का विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना का प्रावधान इस प्रकार है। कहता अगर कोई कार्य को अगर लेट से करने, एक देखो कोई भी चीज जब ठेकेदार होता है ना, तो उसको ठेका पे जब दिया जाता है, उसको बता दिया जाता है कि तुमको 1 महीना का टाइम है, समझ में। उस 1 महीना के बाद अगर तुम काम करके देगा तो तुमको इतना जुर्माना लगेगा। इस प्रकार का मतलब इसमें कहता है कि प्रतिबंध है। तो फिर कहता है पहले दिन के लिए 200 रुपया। कहता अगर एक दिन लेट करेगा, 1 महीना में अगर एक दिन ज्यादा हो गया, अगर एक दिन लेट होता तो उसके लिए 200 जुर्माना है। फिर दूसरे दिन के लिए 250 रुपया जुर्माना है। फिर तीसरे दिन के लिए 300 रुपया का जुर्माना है, ठीक। अर्थात प्रत्येक उत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है, समझ में। अब क्या कहने का मतलब होता है, देखो यहाँ पहले दिन का जब एक दिन वो लेट करता है तो इसके लिए कितना है 200 रुपया, शुरू 200 रुपया से होता है। जब दूसरा दिन लेट करता तो कितना है 250 रुपया है, ठीक ना। और जब तीसरे दिन लेट करता है तो कितना हो जाता है 300। इसी प्रकार का आता है जितना दिन लेट करता है उसका जो है 50 रुपया का वृद्धि होते जाता है, 50 रुपया का, समझ में आया। यही कहा था कि उत्तर दिन यानी अपने अगले दिन में 50-50 रुपया का बढ़ रहा है, ठीक। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह उस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता। एक ध्यान से समझो, कहता एक ठेकेदार को कितना उसको जो है रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और वो कहता 30 दिन जो है लेट कर देता है, समझ में आया। 30 दिन लेट कर देता है तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा। प्रत्येक दिन जो है 50-50 रुपया बढ़ रहा है। शुरू कहां से हुआ 200 रुपया से, ठीक ना। इसका मतलब वह 30 दिन का विलंब करता है, ठीक। चलिए हम लोग देखते हैं इसको किस तरह बनेगा ये। देखो वो लोग शुरू कितना रुपया से करता है 200 रुपया से उसका शुरू होता है विलंब शुरू, ये ए हो गया, समझ में आया। शुरू 200 रुपया से करता है, फिर कितना बढ़ता है उसका दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, इस तरह 50 रुपया बढ़ता है। इसका मतलब इसका जो एपी में है, या अगर हम ऐसा करें एपी बना ले इसको, तो क्या हो जाएगा 200 रुपया, फिर 250 रुपया, फिर 300 रुपया, फिर 350 रुपया, यही ना। बोलो इसका मतलब ए हो गया ये 200। उसके बाद डी क्या हो जाएगा, यानी इसका अंतर 50-50 रुपया का सब में अंतर हो रहा है, इसका मतलब डी कितना हो जाएगा 50, समझ में आया। उसके बाद फिर क्या कहता है 30 दिन का था, अगर 30 दिन का विलंब हो जाएगा इसका क्या मतलब होता, बोलो। उसको 30 पद हो जाएगा, यानी 30 दिन का उसको जुर्माना लगेगा। जैसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन ले जाके कहां तक 30 दिन तक। इसका क्या मतलब होता है पदों की संख्या 30, यानी n हो गया 30। नहीं आता अब ठीक है, ठीक ना। n हो गया 30। अब कहता है उसको कितना टोटल जुर्माना लगेगा, इसका क्या मतलब होता है, बोलो क्या निकालने के लिए कह रहा है, बोलो 30 दिनों का योग निकालने के लिए कहता है, यानी कुल योग निकालने के लिए कहता है। योग को हम लोग एस से सूचित करते हैं योग, इसमें n यानी 30 दिनों का योग यानी n हो जाएगा, यानी SN निकालने के लिए कहता है। कुल 30 दिनों का योग निकालने के लिए कहता है। तो इसमें दिया हुआ है सब चीज, हमको अब खाली फार्मूला बैठा के निकाल लेना है। लिखेंगे हम जानते हैं कि
Sn बराबर क्या होता है बोलो? n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 d। n का मान दिया हुआ है 30। ऐसे मत बोलो दिलेज, बोलो दिया हुआ है, थोड़ा सा वीडियो बन रहा है बोलेगा बता रहे। चलो a का मान भी दिया हुआ है प्लस n का मान दिया हुआ है, बैठा दो 30 माइनस 1 d का मान 50। क्या कट जाएगा यहाँ 15 हो जाएगा, इसको ये कितना हो जाएगा 400 प्लस ये 29 गुना 9 बचे 45 के 5 हाथ में 4 मान 10 4 1450 हो जाएगा। जोड़ दो 14 और 4 1850। इसको गुना कर दो, कितना हो जाएगा जब गुना करेंगे 15 गुना 1850, 0 का 0, इसको गुना करो, पहले 5 से गुना करो, 0 का 0, फिर 50 25 के 5 हाथ में 2 8 5 40 2 42 के 2 हाथ में 4 और 5 का 5 4 9, फिर 1 से 0 का 0 5 1 का 5 8 के 8 1 के 1 0 0 5 1 का 5 5 2 7 9 8 17 7 हाथ में 1 1 1 2। यही हो गया Sn, यानी 30 दिनों। Sn क्या, यहाँ S 30 लिख दो, क्योंकि 30 दिनों का योग ने हमको n पता है, तो 30 दिनों का हम योग निकाल रहे हैं, तो यही हो गया S 30। ₹27,750 उसको जुर्माना के तौर पे देना होगा। ये 15 हो गया, 16 भी बन जाएगा। 16 देखते हैं हम लोग, एक ही बार उतारते हैं। देखो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो 16 नंबर क्वेश्चन देखो, इतना अच्छा नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन है, कहता किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक दर्शन के लिए, कहता समग्र मतलब साथ में शैक्षिक दर्शन के लिए मतलब कहीं घुमाने फिराने के लिए ले जाता है। कभी कभार तुम लोग देखना स्कूल में घुमाने फिराने ले जाता था, उसमें ज्यादातर मिडिल स्कूल में, शायद हाई स्कूल सब में नहीं ले जाता है ना, ठीक ना। 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है, समझ में। कहता है शैक्षिक दर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है, समझ में। शैक्षिक दर्शन के लिए यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। कहता है कि एक शैक्षिक दर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए है, यानी कुछ शिक्षा मतलब शिक्षा में कुछ ऐसा मतलब प्राइज रखा गया है और 7 प्राइज है, समझ में। और वो 7 प्राइज है, 700 रुपये की राशि रखा गया है, ठीक। और फिर कहता है यदि प्रत्येक पुरस्कार ठीक अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, मान लेते हैं अगर पहले 700 रुपया है तो इसके बाद जो है वो 680 रुपया देगा, इसके बाद जो है देगा वो 660 रुपया देगा, यानी 20-20 रुपया कम होते जाता है,
समझ में आया? तब कहा था कि बताइए कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तब कहा था सभी पुरस्कार का जो है वो मान बताइए कि सभी पुरस्कार का मान क्या होगा। हम मानेंगे यहाँ A1 A2 कितना है बोलो। A1 A2 7 तक है। A1 A2 यहां जो है 7 तक है। A1 क्या हो जाएगा बोलो। हम लोग 7 पुरस्कार है, 7 तक लेके चलेंगे। A1 A2 A3 A4 से लेके A7 तक, ये ना 7 पुरस्कार है। अब यहां देखो कहता है शुरू कहां से होता बोलो। अपने समान राशि से 700 से शुरू करता है, प्रत्येक का 20-20 रुपया कम होते जाता है। समझ में आया? अब तुम लोग ये सोचो कि आखिर कहां 7 पुरस्कार में जब 20-20 रुपया कम होगा तो A1 यानी इसको शुरू यहां से होता है 700 रुपया से, ठीक। इसमें 20-20 रुपया कम होते जाता तो A1 वाले को कितना मिलेगा बोलो। A1 वाले को कितना मिलेगा, यानी लास्ट प्राइस जो हो जाएगा शुरू से 700 रुपया से अंतिम प्राइस उसका कितना होगा बोलो। इसका दिया हुआ है कुछ, इसका जो होगा 160 हो जाएगा। A1 निकालेंगे 160 हो जाएगा। अब वो बोलो A2 का कितना हो जाएगा। A2 का कितना होगा। A2 का इससे क्या होगा, इससे 20 रुपया ज्यादा होगा कम होगा बोलो। इससे 20 रुपया ज्यादा कि कम। A2 का जो देगा इससे 20 रुपया और कम हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि 20-20 रुपया कम होते जाता है, ठीक। तो इसका जो है होगा 140। अब A3 का अगर बात करें तो A3 का कितना हो जाएगा बोलो। इसमें 40 रुपया कम होगा, ठीक ना। इसमें 40 रुपया, 160 में 40 रुपया कम होगा, यानी A1 माइनस 40। A1 का 160 है, माइनस इसमें 40 कर दो तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा A3, ठीक। ये हो गया। उसके बाद इसी तरह A5 का कितना हो जाएगा, A4 का हो जाएगा 160। यहाँ 40 हुआ तो यहाँ कितना हो जाएगा 60 कम हो जाएगा, होगा ना 100 हो जाएगा A4 का। A5 का इसमें 60 कम हुआ तो इसमें कितना होगा 80 कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा A5। A6 का इसमें 80 कम हुआ तो इसमें डायरेक्ट कितना कम होगा 100 कम हो जाएगा। A6 कितना हो गया 60 रुपया। अब A7 का अगर बात करें तो A7 का कितना, इसमें 160 में डायरेक्ट 120 कम हो जाएगा। A7 का हो गया 20 रुपया हो गया 40 ना 40 रुपया हो गया। अब देखो इसको क्या करना होगा, अब करेंगे इसमें A प्लस A माइनस 20। A में कितना हम घटाएं 20 घटाएं, ठीक ना A माइनस 20। फिर करेंगे A माइनस 40, फिर प्लस A माइनस 60 प्लस A माइनस 80, यही ना करेंगे। उसके बाद हम कहां तक ले गए हैं प्लस A माइनस 100, यहाँ यही नहीं करते गए हैं। देखो इसमें 20-20 घटाते गए A माइनस 20, फिर A माइनस 40, इसमें यहाँ हम 40 घटाए तो A माइनस 40, फिर क्या हो जाएगा A माइनस 40, इसके बाद A माइनस 60, यानी A मेरा 160, ठीक ना। एक A में पहले हम कितना 20 घटाए तब ना 140 हो गया। अब फिर 140 में हम क्या किए, यानी यहाँ 140 हुआ, फिर हम इसमें
कितना 40 घटाएं, फिर इसमें हम 60 घटाएं, यही ना। तो ये मेरा हो गया ए 80, इस बार हो जाएगा -100। उसके बाद क्या होगा बोलो, ए -120। अंतिम हम कहां तक घटाएं बोलो, 120 तक, बराबर है ये 700, यही ना। इतना जो घटा के हमको टोटल कितना 700 रुपया पुराना 700 नगद इनाम दे रहा है। इसी में अपने यानी एक को दिया अगर 160 तो दूसरे को उसमें भी 20 कम, उसके बाद 60 तीसरे को देगा वो मतलब 60 में 40 कम, इसी तरह करके टोटल 700 रुपया का वो नगद इनाम दे रहा है। इस यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, मिटाना होगा इसमें। चलो देखो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ भी बना देते हैं इसको। देखो इसको यहाँ एक कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 ए है, समझ में। इसको सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 ए, माइनस है सब में, ठीक ना। अब ये सबको जोड़ो, ये सबको अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा बताओ, बोलो कोई जोड़ा है। ये सबको अगर जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 420, ठीक ना। ये सबको अगर जोड़ेंगे तो 420 होगा, यह हो जाएगा 420 बराबर 700 है, ठीक ना। अब देखो 7a बराबर 700, इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 420, कितना हुआ टोटल बोलो 700a, और ये 0 का 0, 2 का 2 और 7 4 11, 1120, a बराबर 1120 बटे 7, ठीक ना। अब इसको भाग दे दो, 7 1 7 बचा 4, 42 हो गया, 7 6 42, 0 का 0 यानी 160 हुआ ए गुड। समझ में आया, कहा क्या रहा था क्वेश्चन यही तुम्हारा कह रहा था 17 नंबर की 16 नंबर है, कहता है प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, सभी पुरस्कार का मान इसी तरह का होगा, समझ में। सबसे पहला का ए हो जाएगा सब यानी 160 होगा, तो दूसरा का उससे 20 कम, तीसरा का 40 कम, चौथा का 60 कम, पांचवा का 80 कम और छठा का 100 कम, फिर सातवां का 120 कम, इसी तरह करके सभी का जो है पुरस्कार होगा। कुल मिला के पहले का 160 मिलेगा, टोटल 700 रुपया से शुरू किया, इसी तरह से उसका जो है पुरस्कार। कोई दिक्कत बोलो। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, कहता एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा, ठीक ना। कहता एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर यानी स्कूल के अंदर भी लगाना है, स्कूल के बाहर भी लगाना है, ठीक ना। तो पेड़ लगाने के बारे में सोचा, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, यानी प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग यानी एक कक्षा में कभी कभार 2 सेक्शन होता है, ठीक ना, ए बी सी इस तरह करके। तो कहता कि एक कक्षा में जितना अनुभाग कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, यानी एक कक्षा में अगर 100 बच्चा है तो इसका मतलब सब एक एक लगाएगा, तो कितना पेड़ हो गया 100 पेड़ हो गया। फिर दूसरे कक्षा में अगर 50 विद्यार्थी है तो सब एक एक को पेड़ लगाएगा, तो कितना विद्यार्थी हो गया कितना पेड़ हो गया 50 पेड़ हो गया, ठीक है। इसी तरह करके पेड़ लगा रहा है। तथा उदाहरणार्थ कक्षा एक का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, तो कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा, ठीक ना। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी हुआ, ठीक ना। कहता प्रत्येक कक्षा इसी तरह कक्षा 12 तक पेड़ लगाएगा, तो कहता बताइए कि विद्यार्थी द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी।
देखो सबसे पहले इसको अच्छा से समझते हैं और अच्छा से। ये है कक्षा, ठीक। अब प्रत्येक कक्षा में मान लेते हैं एक कक्षा में क्या होता है 3 अनुभाग यानी 3 सेशन, ठीक। इसमें ए होगा, बी होगा और सी होगा, यही हो गया। अब पदों की यानी क्या हो, एक कक्षा में 3 अनुभाग होगा, कहां तक 12वीं तक पेड़ लगाएगा, 12 तक में 3-3 सेक्शन होगा, 12 तक में, यही है। यहां भी होगा ए बी सी, ठीक। अब कहता है यही तरीका से पेड़ लगेगा। अब पदों की संख्या कितना होगा, ठीक। पदों की संख्या यानी 3 से शुरू करता है। एक अनुभाग में एक कक्षा में 3 सेशन होगा। अगर पहला एक पेड़ लगाता है तो 3 सब सेक्शन है, कितना पेड़ होगा, 3 पेड़ होगा, ठीक ना। दूसरा फिर क्या करेगा, दूसरा कहता है कि एक अनुभाग में 2-2 पेड़ अगर लगाता है तो 3 अनुभाग यानी 3 सेक्शन है तो 3 दूनी 6 पेड़ लग जाएगा। फिर तीसरा इसी तरह कहता है अगर 2-2 करके तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी तरह करके टोटल कितना हो जाएगा बोलो, 36 हो जाएगा। समझ में आया, यही हो गया पदों की संख्या। अब तुम यहां बताओ कि यहां ए क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या होगा, यहां 3, और डी क्या होगा बोलो, डी क्या होगा, डी हम सूत्र से निकाल सकते हैं, एक पहला पद दूसरा पद तीसरा पद पता है तो निकाल सकते हैं। यानी 3-3 का अंतर है ना, या a2 माइनस a1 से निकाल लो, नहीं समझ में आ रहा है इसे तो 6 माइनस 3 कितना हुआ 3, डी मेरा निकल गया 3, ठीक। अब डी निकल गया और क्या निकालना है आगे, हमको निकालने के लिए क्या कहता है बोलो, निकालने के लिए कहता है कि टोटल कितना पौधा लगेगा, पेड़ लगेगा। तो डी निकाल लिए, यानी अंतिम पद दिया हुआ है कहां तक जाएगा 36 तक, तो मेरा ए एन दिया हुआ है, समझ में, अंतिम 36 तक ए एन। उसके बाद और क्या है, डी निकाल लिए, ए एन दिया हुआ है, और एन यानी कहां तक लगाएगा, वृक्ष जो लगाएगा वो पेड़ कहां तक लगाएगा, 12वीं तक लगाएगा। 1 से शुरू करेगा तो 12वीं तक लगाएगा, यानी एन मेरा हो गया 12, समझ में। अब बोलो हमको क्या निकालना, एस एन निकालना, कुल कितना पौधा होगा, तो लिखो यहाँ एस एन, ठीक। अब बोलो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बोलो शॉर्ट वाला, क्योंकि हमको यहाँ ए एन भी पता है ए भी पता है, तो शॉर्ट वाला लगा देंगे कुल पदों के योग के लिए। लिखो हम जानते हैं कि क्या नंबर बता रहे थे, 17 नंबर है ना, 17 नंबर है। हम जानते हैं कि एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन, यही ना। एस एन यानी एस 12 पदों का योग निकाल रहे, एन दे दिया है, यहां होगा 12/2, ए का मान हो जाएगा 3 प्लस ए एन का क्या होगा 36, 2 छक्की 12, 6 36 और 3 39, 6 गुना 39, 9 छक्की 54 के 4 हाथ में 5 छत्ती 18 5 23, यानी एस 12, यही हो 234। देखो अगला देखो 18 नंबर करता है, तथा केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए, ठीक। कहता है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, केंद्र को किसको बोलते हैं, केंद्र बोलो, केंद्र किसको बोलेंगे, केंद्र का मतलब हम कोई सेंटर, ये जहां से हम लोग कोई चीज शुरू करते हैं उसके बीच को, ठीक। वही कहता हम लोग एक केंद्र से शुरू करके, ठीक, बारी बारी से
केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, ठीक। कहा था हम लोग केंद्र एक से शुरू करेंगे और त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, फिर दूसरा जो लेंगे अगला, उसका त्रिज्या होगा 1 सेंटीमीटर, इससे अगला जो वृत्त लेंगे उसका त्रिज्या होगा 1.5 सेंटीमीटर, और उसके जो अगला होगा इसका त्रिज्या कितना होगा 2 सेंटीमीटर। कहा था वाले उत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, ठीक ना। देखो कहने का मतलब होता पहला का जो त्रिज्या लिया वो 0.5 यानी आधा सेंटीमीटर लिया, ठीक ना। फिर दूसरे का 1 सेंटीमीटर लिया, तीसरे का 1.5 सेंटीमीटर लिया, इस तरह करके लिया है, ठीक ना। यानी इसका मतलब होता है कि एक छोटा लिया, उसके बाद फिर इससे बड़ा लिया, फिर इसके बाद इससे बड़ा लिया, और कहा था अर्धवृत्त कहता है, पूरा वृत्त नहीं, अर्धवृत्त, ठीक। कहता है अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया। सर्पिल का मतलब क्या होता है, ये गोलाकार, समझ में, इसी को एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दिखाया गया। देखो यहाँ दिखा दिया है, समझ में, ये जो सर्किल बनाया है ये दिखा दिया गया है यहाँ। तब कहता है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। कहता 13 क्रमागत, एक के बाद 13 अर्धवृत्त बनता है, इसका टोटल लंबाई क्या, यानी एसएन पूछ रहा है, समझ में आया। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे। देखो फिगर कैसे बना हुआ है इसका। इसी तरह फिगर है, ये देखो यहाँ ए क्या है, ये ए है, जो ए है केंद्र है और बी से शुरू करता है सर्पिल, समझ में। ये ए केंद्र है, ये बीच का, और यहां से शुरू करता है, इस तरह बनता है, ठीक। इसको L1 माना है, ये L1 हो गया, ये क्या हो जाएगा L2 हो जाएगा, L2, और ये L3 हो जाएगा, समझ में। इसी तरह करके है, ये L1, L2, फिर L3, ये। और देखो यहाँ पाई का भी मान दे दिया है। पाई का मान क्या है 22/7, ये दूसरा मान नहीं ले सकते हैं पाई का, वही पाई का मान 22/7 हम यही ले सकते हैं। अब देखो, अब अर्धवृत्त का जो लंबाई कहता है, इसके लिए हमको लंबाई यानी इस तरह जब भी निकालना होगा, इसके लिए हमको क्या लेना होगा, इसका परिधि लेना होगा, समझ में। इसके लिए क्या सूत्र होता है वृत्त का परिधि के लिए, 2πr, यही ना, 2π नहीं πr होता है, समझ में, πr होता है। तो हम लोग इसमें जो है πr होता है, वृत्त का परिधि 2πr होता है, अर्धवृत्त का परिधि πr होता है, समझ में। वृत्त का जो है परिधि 2πr होता है। सबसे पहले हम लोग L1 के लिए चलेंगे, तो क्या हो जाएगा L1 के लिए, यानी L1 का लंबाई निकालना है, तो हम लोगों को लेके चलना होगा अर्धवृत्त का परिधि, ठीक ना, अर्धवृत्त का निकालना है, क्योंकि L1 क्या है, देखो L1 जो है यहां से यहां तक L1, बोलो क्या है, ये अर्धवृत्त ही है ना, L1 यही ना है यहां तक। इधर जो होगा इसको अच्छा से देखते हैं, ये यहां से यहां तक L1, ये क्या हो जाएगा L2 हो जाएगा, समझ में। ये क्या हो जाएगा L3 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा L4 हो जाएगा, यानी यहां से यहां तक का कहता है, तो ये क्या हुआ अर्धवृत्त हुआ। तो हमको L1 का निकालना है अर्धवृत्त का, तो क्या हो जाएगा
पाई होता है पूरे वृत्त का परिधि 2 पाई आर, समझ में। तो आधा वृत्त है तो उसमें हम 2 से भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा, समझ में। तो L1 के लिए मेरा हो जाएगा पाई R1, ठीक। पाई R1 तो R कितना है, पहले के लिए कितना R है बोलो, शुरू कहां से करता है 0.5 सेंटीमीटर, ये क्या R यही ना होगा। तो पहले के लिए यह दिया हुआ है R1 0.5 सेंटीमीटर, तो यही रखेंगे पाई गुना 0.5 सेंटीमीटर। अब इसका जो है क्या करेंगे, यही हो गया पाई का मान 22/7 है और अभी पाई का मान नहीं रखेंगे, समझना। R1 का मान रखेंगे, R1 यही था 0.5, यही रखे। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, पाई गुना इसको दशमलव उड़ाएंगे तो कितना होगा, नीचे दशमलव के पहले कितना अंक है, एक अंक है तो एक पे एक शून्य, पाई बटे 10 हो जाएगा ये, 5 एक 5, 5 दूनी 10 गुना 1/2, यानी पाई बटे 2 हो गया L1 का मान, यही ना। अच्छा से लिखते हैं इसको, पाई बटे 2 L1 हो गया ये। अब L2 के लिए क्या करेंगे बोलो, L2 क्या है, L2 भी तो आधा है, यहां से यहां तक आधा ही वृत्त है ना, ठीक ना। L2 के लिए भी वही होगा, पाई R2 हो जाएगा ये। यहाँ L1 लिए तो R1, यहाँ L2 लिए तो यहाँ R2, इसके लिए क्या हो जाएगा पाई। अच्छा इसका R का मान क्या होगा बोलो, R का मान क्या होगा यहाँ, सबसे पहले कितना लिया है R का था, देखो सबसे पहले R लिया 0.5, इसके बाद R2 कितना लिया 1 लिया, फिर R3 कितना लिया, यानी त्रिज्या इसका बढ़ते जा रहा है ना, इसके बाद है 1.5, यही ना, ठीक। तो इस बार जो लेंगे R लेंगे 1 लेंगे, क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, यानी L2, L2 का मान यही हो गया दूसरा लंबाई। अब तीसरा लेंगे यानी L3, क्या हो जाएगा पाई R2, नहीं 2 हो गया 3 ना, 3 यानी पाई बोलो R3 का मान कितना, यहां लिए 0.5, यहां लिए 1, यहां 1.5, ये दशमलव उड़ाएंगे तो यहां भी वही, नीचे 1 पे 1 0 यानी 10, इसको कटाओ 5 तिया 15, 5 दूनी यानी 3 पाई बटे 2 L3। ठीक, आगे क्या करना है बोलो, अगर इसको हम एपी के रूप में लिखें, एपी के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, पहला पद मेरा क्या हो गया, ये हो गया पाई बटे 2, दूसरा पद क्या हो गया बोलो L2 क्या है, पाई R2, नहीं ये पाई है सिर्फ क्योंकि यहाँ R1 था, ये हो गया। तीसरा पद क्या हो गया 3 पाई बटे 2, यही होगा एपी। अब हमको अगर डी निकालना रहे बोलो, डी कैसे निकालेंगे, डी के लिए क्या था A2 माइनस A1, A2 कितना है पाई, A1 कितना है ये पाई बटे 2। अब ये भिन्न का लघुत्तम हो गया, ये 1 और 2 का लघुत्तम तो भिन्न का घटा हो गया, ये 1 से भाग देंगे 2 में कितना होगा 2, 2 गुना पाई 2 पाई, माइनस पाई से पाई में भाग देंगे 1, 1 गुना पाई, 2 पाई में 1 पाई घट गया, यानी 2 आम में 1 आम घटा देंगे तो कितना बचेगा 1 आम, यानी पाई बचेगा सिर्फ पाई बटे 2, ये डी हो गया पाई बटे 2। अब बोलो हमको डी निकाल लिया, अब क्या निकालना होगा, ऐसे निकालने के लिए कहा था, ठीक ना। क्वेश्चन क्या था, यानी 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल का कुल लंबाई का बता दी, यानी डी ऐसे निकालना होगा।
एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे हमको। क्या होता है एसएन का फॉर्मूला? n/2 2a प्लस n-1d। n का कितना मान है? 13 है बटे 2a का मान कितना है? पाई बटे 2 प्लस 13 माइनस 1 d निकाल चुके हैं। कितना निकाले हैं? d पाई बटे 2। 13/2 ये खत्म। पाई प्लस 12 गुना पाई बटे 2। 2 छकी 12 6। 13/2 पाई प्लस 6 पाई। 13/2 पाई प्लस 6 पाई कितना हो जाएगा? 7 पाई। 13/2 गुना 7। अब क्या करना है? पाई का भी मान दिया हुआ है ना? कितना दिया हुआ है पाई का मान? 22/7 रख दो। 22/7। ये 7 7 खत्म। 13/2 गुना 22। 2 11 22। 13 गुना 11 कितना हो जाएगा? 3 का 3 1 का 1। 3 का 3 1 का 1। 3 4 1 यानी 143 हो गया। कितना? क्या लिखा? SN यानी S 13 का मान हो गया 143। यही हो गया आंसर। क्या निकालने के लिए कह रहा था? 13 सर्पिल का कुल योग 143 सेंटीमीटर। लिखो अतः 13 सर्पिल का कुल योग 143 सेंटीमीटर होगा। इस तार के अगर हम मोड़ के अगर हम इस तरह वृत्त बना दें या आयत बना दें या कुछ भी बना दें, अगर हमको बोले हम इसी तार को मोड़ के वृत्त बनाएं, बोलो इसी तार को ना, इस तार को जो मोड़ के बनाए, अगर हमको बोले कि अब बोलो ये वृत्त का लंबाई कितना है, ये वृत्त बोल रहे हैं, आयत का लंबाई कितना है, तो क्या करना होगा बोलो? इस आयत तार का लंबाई कितना है, इसके लिए हम इसी तार से ये आयत बनाए हैं। इस तार के लंबाई के लिए हम इस आयत का क्या करेंगे? चारों तरफ का नाप लेंगे, ठीक ना? ये जो चारों तरफ नापेंगे, समझ में, ये जो चारों तरफ नापेंगे इसको क्या बोलते हैं? जब चारों तरफ नापेंगे इसको परिधि बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं है? इसको परिधि बोलते हैं। इसके ये लंबाई नाप लेंगे, ये चौड़ाई नाप लेंगे, ये नाप लेंगे तो ये भी उतना ही होगा, ये नापेंगे तो ये भी उतना ही होगा। समझ में आया? तो ये जो चारों तरफ नापेंगे इसी को परिधि बोलते हैं, और इतना ही लंबा ये तार। समझ में आया? बोलो। इसी तरह ये कहता है, इसीलिए हम जो है यहाँ यानी L1 यानी आधा वृत्त का हम परिधि निकाल रहे हैं। ठीक, ये आधा वृत्त का परिधि कितना है, इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाए? πr1। या पहला वृत्त का हम लंबाई निकाल रहे हैं तो इसके लिए हम r1 रखें। दूसरा वृत्त का जब हम लंबाई निकालेंगे तो इसके लिए r2 रखें, यानी त्रिज्या का मान। समझ में? इसका देखो जो जो वृत्त पहला का फिर दूसरा का बढ़ क्या रहा, जब वृत्त बढ़ा हो रहा है इसका मतलब त्रिज्या बढ़ रहा है, यही ना? इसीलिए हम त्रिज्या अलग रखें। पाई का तो मान जो होगा तो रहेगा, क्योंकि हम लोग को वृत्त का परिधि का सूत्र पता है हम लोगों को कि वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2πr, यही ना? ये पूरा वृत्त का होता है, लेकिन हमको यहाँ पूरा वृत्त नहीं लेना, आधा वृत्त लेना, अर्धवृत्त लेना है। ये जो है ये अर्धवृत्त है, ये जो है ये अर्धवृत्त है, पूरा वृत्त ये होगा। समझ में आया? ये हम पूरा वृत्त यहाँ ले नहीं रहे, यहाँ आधा वृत्त ले रहे हैं, इसलिए हम अर्धवृत्त का सूत्र लगाए हैं, अर्धवृत्त का परिधि बराबर सूत्र लगाए।
अब इस सूत्र में दो दो कट जाएगा तो क्या बचेगा, पाई आर बचेगा। तो L1 यानी पहला हम वृत्त का आधा वृत्त का हम परिधि निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ L1 के लिए दिया R1, फिर L2 के लिए तो हम पाई R2। कोई दिक्कत? तो यहाँ दे दिया है L1 के लिए जो त्रिज्या है 0.5 है, यानी R1 के लिए 0.5, L2 के लिए हम 1 है, यहाँ R का मान 1 रखे, फिर L3 के लिए पाई R3, इसके लिए 1.5 है तो 1.5 चौथा निकालेंगे तो इसके लिए क्या है 2 है, समझ में आया? तो इसीलिए जो है हम अब ये क्या हो गया, इसलिए एक समांतर श्रेणी हो गया, समझ में आया? इसी के लिए हम फिर D का मान निकालिए, या D का मान ऐसे भी तुमको यहाँ पता है, D का मान बड़े कितना रहा, इस बड़े यहाँ रहा 0.5, फिर 1 1.5 इस तरह 0.5 है, तो यहाँ हम इसका पाई यहाँ रख दिए, इसलिए पाई के टर्म में हम ये निकाल लिए, D निकाल लिए, समझ में आया? यानी सर्वांतर, तो यही पाई बटे 2 आया, यानी 1/2 और पाई है यहाँ, तो पाई बटे 2 हो गया ये। अब इसलिए n यानी हमको कुल 13 अर्धवृत्तों का ये निकालना था योग, यानी कितना लंबाई है, जो ये जो मेरा सर्पिल से बना हुआ है तो कितना लंबाई है, इसमें जो टोटल निकाले तो हम SN सूत्र लगा के, यानी कुल टर्म का योग बोलो तो किस चीज से निकालते हैं, यही इसी को बोलते हैं कुल योग SN, इसी को सूत्र बैठा के बस निकाल लीजिए कुल, इसमें और कोई दिक्कत, यही तो है। तो टोटल यानी 13 जो सर्पिल बना हुआ है, इस टोटल में जो ये लगा हुआ तार बोलो या जो भी बोलो 143 सेंटीमीटर टोटल लगा हुआ है, समझ में आया? अगला चलते हैं, चलो 19 नंबर देखो, कहा था 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता, लट्ठों मतलब डंडा पुल्ला हम लोग जो बोलते हैं, समझ में आया? उसी को लठ बोलते हैं या लाठी बोलो, यहाँ लठ मतलब लाठी नहीं है, यानी पुल्ला की तरह 1 हाथ 1.5 हाथ ऐसे इस तरह का फिगर में भी दिखाया गया है, समझ में आया? जादुओं का लट्ठों लाठी बोलो डंडा बोलो जो बोलो, ठीक ना? कहता है 200 लट्ठों के ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 220 लट्ठे, कहता जो सबसे नीचे वाला पंक्ति होगा, ठीक ना, उसमें जो डंडा होगा इसमें टोटल 20 डंडा है, समझ में? थोड़ा मोटा मोटा डंडा है, 20 डंडा है। फिर कहता है उसके पहली पंक्ति में 19 लट्ठे, देखो ऐसे रखा जाता है, एगो यहाँ रखा, यहाँ देखो, अब दूसरा कहाँ रखेगा, यहाँ रखेगा, फिर इसमें रखेगा, फिर इसमें रखेगा, इस तरह करके रखेगा, इस तरह इसमें रखेगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, यानी 1 2 3 4 5, इसमें कितना 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 5 वो रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? इसके ऊपर फिर कहाँ रखेगा, यहाँ रहेगा एक, फिर यहाँ रहेगा, फिर यहाँ, इस तरह करके रख रहा है, ठीक है? फिर कहता 19 लट्ठे, इसके अगले पंक्ति में 18 लट्ठे, यानी 1 कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें 6 था, इसमें 5 हुआ, इसके ऊपर वाला में कितना होगा 4 होगा, फिर इसके ऊपर वाला में 3, इस तरह करके रहेगा, समझ में? तो फिर इस तरह करके कहता है 18 लट्ठे इत्यादि, जैसे चित्र में दिया गया है। कहता ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितनी लट्ठे, कहता टोटल 200 पंक्ति, समझ में आया? और फिर कहता है कि बताइए कि इस 200 पंक्ति में सबसे ऊपरी पंक्ति में कितना रखा गया, यानी सबसे पहला ऊपर में जो होगा उसमें कितना लट्ठा रखा गया, लाठी रखा गया है, और इसमें कितना पंक्ति टोटल बनेगा ये बता रहा। यहाँ 200 दिया हुआ, ये 200 क्या चीज है बोलो? 200 यहाँ n है, SN है, और निकालने के लिए क्या कहता है, निकालने के लिए n कहता है, यही ना? लिखेंगे दिया हुआ, क्या दिया हुआ, शुरू हम लोग कहां से करते हैं, सबसे शुरू में जो रखा हुआ है उसमें कितना है 200 डंडा, ठीक है? तो लिखेंगे a बराबर 200 20 डंडा है, टोटल 200 डंडा है, समझ में आया? a बराबर 20 हो गया, तो बोलो इसमें d क्या होगा,
यानी या तो पहले चाहो तो एपी लिख लेते हैं, क्या होगा एपी बताओ। सबसे पहले शुरू कहां से होता है, 20 से होता है, उसके अगले पंक्ति में क्या रखता है बोलो, 19 रखता है, इसके अगले पंक्ति में 18 रखता है, इस तरह करके जाता है, यही ना करता है। टोटल कितना है 200 है, ठीक। ए बराबर क्या हो जाएगा बोलो, 20 हो गया, और ये A1 बोलो या ए बोलो, A2 कितना हो जाएगा यहाँ 19 हो गया, यही ना। तो D अगर निकालना रहे तो क्या करेंगे बोलो, A2 माइनस A1। A2 कितना होगा 19 माइनस A1, A1 कितना होगा 20, D कितना निकल गया माइनस, यही ना। और क्या दिया हुआ है इसमें, SN दिया हुआ है 200, ठीक ना। हमको निकालने के लिए क्या कहता कि 200 जो लट्ठा है इसमें 200 लाठी है, टोटल कितने पंक्ति में रखा जाएगा, यानी जो ये 200 आएगा, कुल पदों का योग 200 है, इसमें कितना पंक्ति में 200 होगा, यानी n निकालने के लिए कहता है, यही ना, n निकालने के लिए कहता है। हम कौन सा फॉर्मूला पे निकालेंगे बोलो, SN दिया हुआ है इसलिए SN कुल योग वाला फॉर्मूला से, ठीक ना। लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 d। अब इसमें मान बैठा दो, जो है 200 है, n का मान ही निकालना है हमको, 2a का मान कितना है 20 प्लस n का मान कितना है वही निकालना है, d का मान -1। क्या करना होगा इसको, n/2 20 दूनी 40 हो जाएगा, प्लस ये प्लस और ये माइनस, माइनस n-1। इसको हम और क्या कर सकते हैं बताओ, ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो, गुना हो जाएगा, इधर भाग है तो इधर गुना हो जाएगा, 200 गुना 2 बराबर n 40। इसकी ब्रैकेट खत्म कर दो तो क्या होगा बोलो, ब्रैकेट खत्म कर देंगे तो -n, ये माइनस प्लस 1, दूनी 400 बराबर n, इससे गुना कर दो, यहां 40 और ये 1 है, 41 हो जाएगा, 41 माइनस n, यही ना। अब गुना कर दो, 41n माइनस n², यही ना होगा। अब क्या आ जाएगा, ये द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा, इसको सबको इधर कर दो, -41n प्लस n², इसको इधर कर दो -400, n² माइनस 41n माइनस 400। अब चलो इसको क्या करना है बोलो, हमको द्विघात समीकरण के रूप में इसको तोड़ देना है, ठीक ना। तो कितना कितना होगा, हमको ये 400 को तोड़ना है ना, 400 को तोड़ना है, गुना करके हमको 400 पुराना है, और 41 हमको जोड़ या घटा के पुराना है, यही ना। तो बोलो कैसे होगा, 400 को गुणनखंड करो, 20 गुना 20 400 हो जाएगा, 20 दूनी 40 तो होगा, 41 कैसे होगा, और कोई दिमाग लगाओ,
2 बार में ये हो जाएगा 200 हो जाएगा, फिर 2 बार में हो जाएगा 100, फिर 2 बार में 50, फिर 2 बार में 25 और 5 बार में 5 है 25, फिर 5 बार में 5 एकम 5, यानी 5 है 25 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये भी होगा। 25 और 16, 25 16 41। हाँ देखो, हम यहाँ से भी पता लगा सकते हैं कि n स्क्वायर, यानी इसका हम 2 टुकड़ा जब करेंगे तो एक क्या हो जाएगा 25 और प्लस 16, यानी इसका जो मान निकलेगा एक 25 निकलेगा, एक 16 निकलेगा। समझ में आया? लेकिन हम लोग इसको प्रोसेस के साथ करेंगे। यही अगर यहाँ ऑब्जेक्टिव रहता तो हमको पता चल जाता 2 मूल इसका क्या होगा, यानी ये द्विघात समीकरण के रूप में हो गया, 2 हल होगा, 2 हल क्या होगा 25 और 16 हो जाएगा। समझ में? लेकिन इसको हम लोग प्रोसेस के साथ करेंगे तो 25 प्लस 25 और प्लस 16, 25n प्लस 16n माइनस 400 बराबर 0 हुआ। इसको गुना करेंगे या यहाँ घटा, यहाँ माइनस भी लाना है ना, तो माइनस हो जाएगा यहाँ -25n प्लस 41n माइनस 25n गुना माइनस 16n 400n स्क्वायर। अब देखो ये दोनों एक जोड़ा हो जाएगा। समझ में? अब इसमें देखो क्या मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, n मिल रहा है, बाकी तो कुछ नहीं मिल रहा है। इसके पास 2n है, इसके पास 1n है, तो n कॉमन ले लेंगे, n माइनस क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ क्या 16 है, कॉमन ले लेंगे, 16 है तो ठीक है ना। इसमें से यहाँ बचा n बचा और यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, प्लस बचेगा 25। यहाँ देखो, यहाँ माइनस नहीं होगा, ये हम इसको इधर लाए, ये ऑलरेडी यहाँ ही है, ठीक ना, इसलिए यहाँ प्लस ही होगा, यहाँ माइनस नहीं होगा। ये जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा बराबर 0। n माइनस 25 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा n बचेगा, यहाँ माइनस 16 बचेगा। n माइनस 25 बराबर 0, n माइनस 16 बराबर 0, n बराबर 25 और यहाँ n बराबर 16। 2 मान आ रहा है यहाँ n का, बताओ यहाँ क्या होगा, n का मान 25 होगा या 16 होगा। देखो अब ये दोनों में से क्या लें, 25 या 16, n का मान 25 होगा तो दोनों एक ही होगा, ये दोनों भी ले सकते हैं। देखो यहाँ 16 लेंगे, क्योंकि 25 देखो 16 पंक्ति का अगर हम जोड़ेंगे तो हमको 200 होना चाहिए। समझ में? यानी कितना पंक्ति होगा, 25 पंक्ति तो ज्यादा हो जाएगा अगर हम जोड़ते हैं, क्योंकि a 20 है। समझ में? a 20 है, इस तरह अगर हम जोड़ते हैं तो यानी यहाँ n का मान 16 लेते हैं, 25 तो नहीं होगा, जो 25 भी हो सकता है, तो पहले दोनों में से हमको कोई एक ही लेना होगा, ठीक ना। तो हम यहाँ n बराबर 16 लेते हैं, ठीक है, n बराबर 16 लेते हैं, क्या हो गया बोलो, यानी Sn n बराबर 16 हो गया। निकालना यही कह रहा था कि कितना पंक्ति बनेगा, ठीक, और पहला पंक्ति में या अंतिम पंक्ति में, बोलो क्या पहला पंक्ति या अंतिम पंक्ति में कितना रखा जाएगा, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितनी लट्ठे रहेंगे, सबसे ऊपर में जो होगा वो कितना लट्ठा रहेगा, यानी सबसे ऊपर मतलब सबसे अंतिम पंक्ति में, यानी A16 में कितना रहेगा, इसके लिए क्या निकालना होगा, A16 निकालना होगा। समझ में? A16 के लिए क्या है, इसके लिए हम लिखते हैं A प्लस 15D, है ना, A
प्लस 15d, ए का मान यहाँ दिया हुआ है 20 प्लस और 15 गुना डी, डी का मान -1, 20 माइनस 15 यानी 5। समझ में आया? यानी 16वां पंक्ति में जो होगा, यानी सबसे अंतिम पंक्ति में यही 5 लट्ठा होगा। अब देखो, अगर यहाँ हम 25 लेते, ठीक ना, अगर 25 लेते तो क्या होता, यहाँ 25 यहाँ क्या हो जाता, 24 होता। समझ में आया? तो 20 में 24 यहाँ ये संभव होता। देखो ये क्या हो जाता, अगर हम यहाँ 25 लेते तो n बराबर यानी a 25 का हमको निकालना पड़ता, क्या होता है a प्लस 24d, ठीक ना। a कितना है 20 है, प्लस और ये 24 गुना माइनस a, d का मान क्या है 20 प्लस 24 माइनस 1, d का मान -1 है। समझ लो इसको अच्छा से, 25 क्यों नहीं होगा, 20 माइनस 24 बोलो -4, ऐसा होगा कभी बोलो कि अंतिम यानी नीचे कितना रखा हुआ है 20 रखा हुआ है और सबसे ऊपर में जाके -4 होगा, ऐसा हो सकता है? यानी इसीलिए ये 25 नहीं होगा, यानी ये अमान्य हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि हमको जब भी होगा नीचे में जितना रखे हैं उससे कम ऊपर में होगा, ठीक ना। तो यहाँ नीचे में हम 20 रखे हैं, ऊपर में जाके या -4, ये ऐसे नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ 16 ही होगा ए का मान। दिक्कत, चलो 19 नंबर, ये 20 नंबर ना, 20 नंबर पे चलेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 20 नंबर का आता है, देखो एक अजीब तरह का क्वेश्चन है। कहता है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखा हुआ है। यहाँ देखो ध्यान से देखो इसको। कहता है एक यहाँ बाल्टी रख दिया गया है, समझ में आया? यहाँ एक बाल्टी रखा हुआ है और यहाँ ये बाल्टी में आलू का दौड़ है, ठीक ना। कहता है जो पहला आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, और ये बाल्टी जो है पहला, यहाँ मान लेते हैं अगर आलू रखा गया है तो ये आलू से 5 मीटर दूरी पे है, यानी बाल्टी, समझ में आया? 5 मीटर के दूरी पे। फिर कहता है दूरी पर तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है, और अगला जो आलू है, ठीक ना, ये 3 मीटर की दूरी पे रखा है, यानी दूसरा आलू यहाँ रख दिया है, तीसरा आलू जो है यहाँ रख दिया, ये भी 3 मीटर की दूरी पे है, ये समझ में आया? और इस तरह करके रखा गया है और एकदम सीधी रेखा में रखा गया है। टोटल कितना आलू रखा, 3 मीटर की दूरी पर रखा गया। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए, यानी यहाँ 10 आलू रखा गया इस तरह करके, यानी क्या हो गया ये 10 एन हो गया। समझ में आया? 10 आलू रखा गया है। फिर कहता है जो दिखाया गया है इसमें चित्र में भी, कहता प्रत्येक बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है। कहता प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से ही शुरू करता है चलना, निकटतम आलू को उठाता है, यानी जब बाल्टी से यहां से जब चलना शुरू करता है, इसका नजदीकी आलू ये होगा, ये वाला उठाता, फिर से यहाँ बाल्टी में रख देता, फिर से लेने के लिए चलता है, इस बार दूसरा आलू उठाता, फिर से यहाँ बाल्टी में रखता, फिर से चलता है और यहाँ आता है। इस तरह कर करके बारी बारी से 10 आलू को उठा उठा के वो बाल्टी में करता है, समझ में? तब कहता है कि जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए, इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, समझ में? कहता टोटल बाल्टी से आलू जो है, मतलब इस रेखा से उठा के बाल्टी पे रख देगा, जब तक वो बाल्टी में सारा आलू डाल नहीं देता है तब तक, यानी पूरे बाल्टी में आलू डालने में उसको कितना आना जाना पड़ेगा, यहाँ गया आया गया आया गया आया गया, इस तरह करके कितना उसको चलना पड़े, समझ में आया? टोटल कितना पंक्ति है, 10 पंक्ति है, यानी 10 आलू रखा गया है तो 10 है, पंक्ति नहीं आलू, 10 आलू है, यानी n बराबर 10 टोटल निकालने के लिए कहा था, यानी SN निकालना, कुल योग कितना S 10 निकालना है, समझ में आया? चलो इसका आलू का भी फिगर बनाएंगे बाल्टी का। चलो देखो यहाँ क्या लिखेंगे, जो जो दिया हुआ पहले वो लिख लेंगे।
सबसे पहले कहता है 5 मीटर के दूरी पे है आलू, समझ में आया। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी एक एपी हो गया, ये समांतर श्रेणी बन जाएगा, पहला 5 मीटर यानी 5 हो गया। फिर इसके बाद उसको कितना चलना पड़ेगा, देखो उसके बाद पहला आलू जब 5 मीटर पे रखा गया तो दूसरा आलू कितना पे रखा गया, इसके बाद 3-3 मीटर के दूरी पे, यानी ये 5 यहाँ और यहाँ 3, कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ समझो 8 हो गया, यानी दूसरा हो गया 8। फिर तीसरा क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ 5 और 3 8 और फिर 3 कितना हो गया 11, समझ में आया, ये हो गया 11। और फिर तीसरा चौथा, फिर इसमें 3 जुटेगा यानी कितना 14, यही होगा, ये मेरा समांतर श्रेणी हो गया। टोटल इसमें 10 पद है। अब बोलो ए क्या हो गया, यहाँ 5 हो गया, डी मेरा क्या निकलेगा, यानी कितना कितना का अंतर है, एक बार यहां से देखेंगे तो a2 माइनस a1 8 माइनस 5 यानी 3 हो गया, डी मेरा, समझ में आया, यही है डी। अब क्या है और दिया हुआ बताओ, डी हो गया, एन दिया हुआ है 10 यानी 10 आलू है टोटल, ठीक। और कुछ है दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है, ऐसे निकालना है कुल 10 पंक्ति में कितना, उसको 10 आलू को उठा के रखने में कितना आना जाना पड़ेगा। तो लिखेंगे, हम जानते हैं एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1d। अब जो मान है बस खाली इसको रख देना है, n बराबर 10 है, 2 गुना 5, a का मान 5 है, प्लस n यानी 10 माइनस 1, d का मान क्या है 3 है, 5 10 प्लस 9 गुना 3 5 10 प्लस 9 दिया 27 10 5 गुना 10 और 7 27, इसको गुना करने 7 बचे 35 के 5 हाथ में थी 5 10 दिन दे रहे, यही हो गया S 10 बराबर निकल गया 135। अच्छा गलत लिख दिए ना, 37 हो जाएगा, 27 37 गुना 5 7 बचे 35 के 5 हाथ में 3 5 का 15 3 18 185। S10 कितना निकल गया 185। अब देखो ये हो गया एक बार आने जाने का, ठीक ना, यानी एक बार जब यहां से आया फिर वो फिर आता था जाता था, इस तरह करके, यानी कुल दूरी बराबर हो जाएगा 2 गुना 185। 0 0 8 दूनी 16 17 के 7 हाथ में 1 का 2 का 2 1 3 370 सेंटीमीटर कुल दूरी हो जाएगा। यही होगा आंसर। आज तुम लोगों का समांतर श्रेणी खत्म हो गया, पूरा समांतर श्रेणी का 3 चैप्टर था, 5.1 5.2 5.3, तो तीनों समांतर श्रेणी का खत्म हो गया, यानी पूरा समांतर श्रेणी खत्म हो गया।
उम्मीद करता हूँ कि तो आप लोगों को ये समांतर श्रेणी का अच्छा लगा होगा या समझ में आया होगा, ठीक ना। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, दूसरे तक भी शेयर करिए और पढ़ते रहिए। ऑनलाइन संस्कार क्लासेस में लगे रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, ठीक ना। और ये जो तैयारी है हम लोगों का 2025 बोर्ड के लिए चल रहा है, 2024 बोर्ड का बहुत अच्छा चला। और मेरे YouTube चैनल पे पूरे NCERT के सभी चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन बैंक और चैप्टर वाइज सारा का फुल सॉल्यूशन किया हुआ है। आप लोगों को सभी मैं फ्रेंड को ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों सभी विद्यार्थीगण को कि समांतर श्रेणी का आज जो ये चैप्टर है, यानी टोटल समांतर श्रेणी खत्म कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन वाइज। अब ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोग थोड़ा सा मुझे ये जरूर बताइए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट जरूरी है। तो आप लोग सपोर्ट करिए, कम से कम इतना सा बताइए कि आखिर मेरे जो समांतर श्रेणी में कहाँ क्या कमी रहता है या नहीं रहता। मैं अपने तरफ से कोशिश बहुत कर रहा हूँ दोस्तों कि अच्छा से अच्छा आप लोगों को मैं दूं, और जो भी रह जाता थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम के कारण, कुछ वीडियो क्वालिटी है जो वो कभी कभी तो थोड़ा सा ये थोड़ा बोर्ड वोर्ड के लिए होता है, मेरे पास डिजिटल तो बोर्ड है नहीं ताकि मैं उतना अच्छा से दूं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं। अगर आप लोगों का सपोर्ट आया तो मैं वो भी करूंगा दोस्तों। तो आप लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग देखिए, एक बार कमेंट जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उसको भी पता चले ये चीज़। देखिए, पढ़ाने का बहुत हाई फाई में पढ़ाया जाता है, ऐसा बात नहीं, यूट्यूब पे आपको बहुत सारा मिलेगा, लेकिन यह समस्या क्या है, हम लोग के हम जो आम ये थोड़ा सा पिछले निचले तबके के, यानी जो जिसका बेस कमजोर रहा था, हम कोशिश करते हैं दोस्तों कि उसको भी अच्छा से समझ सके, और हम जो करते हैं वो नीचे से यानी ऊपर लेके चलते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि शून्य से लेके हम चलते हैं, ताकि एक वैसा बच्चा, क्योंकि हम जानते हैं गांव घर में जो होता है वो ज्यादातर का गणित कमजोर ही होता है, ज्यादातर का मैथ कमजोर होता है। कारण क्योंकि वो ना तो 8वां पढ़ा रहा था, ना 9वां पढ़ा रहा था, ना 9वां पढ़ा रहा था, डायरेक्ट वो 10वां में आता, क्योंकि 10वां में उसको पास करना पड़ता है। समस्या यही आ जाता है। इसी के कारण गांव के बच्चे का ज्यादातर का जो है मैथ कमजोर होने के कारण हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों को भी समझ में आए, और उसी आधार पे। लेकिन अब इसमें से आप थोड़ा सा हमको कमेंट में जब तक नहीं बताइएगा तो हम आखिर कैसे ये अनुभव करेंगे। हम अपने से तो चाह रहे हैं कि नहीं, हम बहुत अच्छा से कोशिश कर सकें, और कोशिश कर रहे हैं जितना तक मेरे। हम अभाव का गाना ये गीत नहीं गाते कि नहीं मेरे पास तो ये दिक्कत है, वो हम कोशिश कर रहे हैं इसी में से और अच्छा से अच्छा करने के लिए, ताकि मैं अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा दे सकूं और इससे लाभ हो सके, ठीक ना। तो आप लोगों को मैं यही बताना चाहता हूं कि मैं बता भी दिया हूं, मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं, मेरे ऑनलाइन संस्कार क्लासेस में जितने भी चैप्टर है 10th क्लास के गणित का, मैं टोटल चैप्टर वाइज चैप्टर जो है वो क्वेश्चन बैंक का मैं करा के रखा हूं, वो भी आप देखिए। और मैं टोटल चैप्टर वाइज चैप्टर NCERT बुक का मैं चैप्टर बाय चैप्टर और प्रत्येक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं सारा सॉल्यूशन आपके मैं अपने चैनल पे डाल रहा हूँ। इसमें आप लोग जो है थोड़ा सा मेरे चैनल पे मुझे भी सहयोग करिए, क्योंकि आपको जब मैं सहयोग करा तो आप मुझे भी सहयोग करिए, ताकि मैं आपको और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे सहयोग कर सकूं। तो इसके लिए आप जो मेरे चैनल के बारे में अभी तक नहीं जानता है उस तक आप थोड़ा सा पहुंचा दीजिए दोस्तों। मैं आपसे थोड़ा यही हेल्प चाहता हूं, और थोड़ा आप लोग कमेंट के जरिए अपना अनुभव भी जरूर शेयर करिए, क्योंकि आपका अनुभव मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इससे ही हम अपना कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ क्या हो रहा नहीं हो रहा, या और आप लोग क्या चाहते हैं या नहीं चाहते, ठीक है। तो हम यही फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तक मेरे वीडियो को आप लोग शेयर करिए, जिसको नहीं पता है अपने दोस्तों को, अपने भाई को, या जो भी है उस तक, बहन है जो भी है उसको शेयर करिए, ताकि उसको भी पता चले, उसका भी लाभ उठा सके और वो एक अच्छे मार्क्स ला सके, ठीक ना। चलिए मैं इसी के साथ थैंक्स। और ये समांतर श्रेणी का खत्म हुआ, अगला चैप्टर जो भी होगा प्रत्येक चैप्टर का चैप्टर वाइज क्वेश्चन वाइज और उसका प्रीवियस ईयर यानी क्वेश्चन में वो सारा। ऐसे में पढ़ाने का तो मैं दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ा रहा हूँ अभी, हालांकि वो मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं होने के कारण वो मैं ऑनलाइन पे नहीं आ पा रहा हूँ, और बहुत ही जल्द मैं
12th क्लास का भी मैथ चालू करने वाला हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा हो सकता है लेट होगा, लेकिन मैं इधर तो का जो है वो क्लास 10th का लगभग गणित का सारा चैप्टर का हर एक चैप्टर बाय चैप्टर और प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन को करा ही रहा हूँ। थैंक्स बस।